बच्चों, गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, मैं योगेश गुप्ता आपको बायोलॉजी का लेक्चर नंबर जो है 4 पढ़ाना है, ठीक है। और आज के टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमें सिस्टम स्टार्ट करने, क्योंकि आपको पता है लास्ट वीडियो में सिस्टम कैसे स्टार्ट होते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में बताया था हमने आपको सेल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने आपको किसके बारे में बताया था? सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। और सेल के बारे में बताया था कि बॉडी सेल से बनती है। सेल से हमारी बॉडी में क्या तैयार होते हैं? टिश्यूज। क्या तैयार होते हैं? टिश्यू तैयार होते हैं, ठीक है। और फिर टिश्यू से हमारी बॉडी में क्या तैयार होते हैं? अंग, ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है। और ऑर्गन से क्या तैयार होता है हमारी बॉडी में? सिस्टम, यानी कि तंत्र, सिस्टम, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस में हम लोग देख चुके, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि सेल जो है, सेल से बॉडी में हमारे क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम। तो आज हमें जो है इसमें सिस्टम लेके चलना है। और सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स आपका पाचन तंत्र। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका एक नया लेक्चर है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब है कि हमें भोजन को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। भोजन क्या चीज़ है? सबसे पहले ये देखते हैं फूड क्या है, और फिर डाइजेशन की क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं डाइजेशन की डिफिनीशंस क्या होती है। चलिए, डाइजेशन है क्या? ये तो हमारा फूड क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा भोजन क्या है। तो भोजन जो होता है वो होता है जटिल, आघूलनशील, आघूलनशील कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, ये हमारा क्या है? भोजन है, ठीक है। भोजन है क्या? जटिल आघूलनशील कार्बनिक पदार्थ क्या है? हमारा भोजन है। और आपको इसको क्या करना है? इसका क्या करना है? हमें डाइजेशन करना है। इसका क्या करना है? डाइजेशन, यानी इसका क्या करें? पाचन। पाचन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सरल आघूलनशील था। आघूलनशील से किसमें बदल जाता है? घुलनशील में। जटिल से किसमें बदला? सरल में। और आघूलनशील से किसमें बदला? घुलनशील में। और कार्बनिक है तो फिर कार्बनिक ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो डिफिनीशन क्या होती है डाइजेशन की डिफिनीशंस होती है। तो ये जटिल आघूलनशील कार्बनिक पदार्थों को सरल और घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। सही है। अब हमें देखना है कि सही है कि आखिर जटिल घुलनशील कार्बनिक पदार्थ हमारे पास कौन कौन से, मतलब हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे भोजन में पहली चीज़ देखिए क्या चीज़ होती है। तो हमारे भोजन में है, सबसे पहली चीज़ होती है प्रोटीन। फिर दूसरी चीज़ हमारे भोजन में होती है फैट, और तीसरी चीज हमारे भोजन में होती है कार्बोहाइड्रेट। और चौथी चीज हमारे भोजन में होती है मिनरल्स, ये मतलब खनिज। और पांचवी चीज हमारे भोजन में होती है विटामिन्स। ये चीज हमारे भोजन पे है। तो प्रोटीन क्या है, फैट क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये जटिल आघूलनशील कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, मतलब कौन कौन? प्रोटीन, ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल आघूलनशील कार्बनिक पदार्थ है। इनको हमें क्या करना है? डाइजेशन करना है। और डाइजेशन के बाद ही किसमें कन्वर्ट होंगे? सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में बदलेंगे। तो देखते हैं कि अब आया फूड। ठीक है, तो फूड में क्या देखा हमने? प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन।
ठीक है। प्रोटीन कैसा था? जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन कैसा था? जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ जिसका डाइजेशन जब होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एमिनो एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट होगा? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ जो कि डाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड्स में। ये कैसा है? सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थ। अब बात आती है नेक्स्ट चीज हमारे भोजन में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे भोजन में है फैट। क्या है? फैट। फैट को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? फैट कैसा है? जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ है। डाइजेशन करोगे, डाइजेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थ में। ठीक है, क्या चीज़ है वो देखते हैं। तो फैट कन्वर्ट होता है किसमें जाके? फैटी एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल में। और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ये है आपका सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद बात आती है थर्ड चीज़ की हमारे पास, क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा है? जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ। और डाइजेशन के बाद आपने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, सिंपल किसमें कन्वर्ट हो गया? सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। घुलनशील का क्या मतलब है? घुलनशील का मतलब ये जो एमिनो एसिड्स है, ये जो फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल है, तो ये अभी आपके ब्लड में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे और रक्त में जाकर घुल जाएंगे। ये हो गया हमारे पास डाइजेशन की डिफिनीशन। तो डाइजेशन की डिफिनीशंस में हमने क्या देखा? डाइजेशन की डिफिनीशन में क्या देखा? जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से थे? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और डाइजेशन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो रहे थे? सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में। जिस तरह हमने देखा कि प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो गई थी किसमें? अमीनो एसिड्स में। और फैट कन्वर्ट हो गया था फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज में। ठीक है, अब बात आती है, अब हमें इनको एक एक करके क्या होगा? पढ़ना पड़ जाएगा। हमें प्रोटीन पढ़नी है, हमें फैट पढ़ना है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले जो है हम प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आई हमारे लिए प्रोटीन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोटीन्स क्या है। ठीक है, प्रोटीन की जब बात आती है तो मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? प्रोटीन की। उससे कम मात्रा मानव शरीर में किसकी है? फैट की। उससे कम मात्रा मानव शरीर में किसकी है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उससे कम मात्रा मानव शरीर में किसकी है? मिनरल्स की, खनिज। ठीक है, और इससे ज़्यादा मात्रा मानव शरीर में किसकी है? तो फिर इससे ज़्यादा मात्रा मानव शरीर में किसकी है? वाटर की। ठीक है, तो मानव शरीर में क्या चीज़ ज़्यादा मात्रा में है? तो मानव शरीर में वाटर का जो परसेंटेज है वो लगभग 65% होता है। ठीक है, प्रोटीन की जब परसेंटेज की बात आती है तो ये लगभग 16 से 20%। ठीक है, और फैट की जब बात आती है तो ये लगभग 4 से 5%। कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो ये लगभग 1%। और मिनरल्स की बात आती है तो ये लगभग 5% हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या पता चलता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? वाटर। ठीक है, अबाउट 65%। और उसके बाद मानव शरीर में प्रोटीन्स का अमाउंट 16 to 20%, फैट का अमाउंट 4 to 5%, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट 1% और मिनरल्स का अमाउंट जो होता है वो है 5%। ये हो गया हमारे पास बॉडी में हमारे क्या चीज़ किस परसेंटेज में पाई जा रही है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना। हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटीन्स के बारे में। तो देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स की जब बात आती है तो प्रोटीन्स आपको भी तो पता चल गया कि प्रोटीन बनी किस चीज़ की होती हैं? एमिनो एसिड्स की। प्रोटीन किसके बनी होती है? एमिनो एसिड्स से बनी होती है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आपको कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? एलिमेंट्स। कितने तत्व चाहिए? कितने एलिमेंट्स चाहिए? जो कि ये तो प्रोटीन के निर्माण के लिए कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए और सल्फर चाहिए।
प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें कि ये जो 4 तत्व हैं ये एसेंशियल होते हैं। ये क्या होते हैं? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य। एसेंशियल मीन्स ऑफ अनिवार्य, जिसमें कि ये शुरू के जो 4 एलिमेंट होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, अनिवार्य होते हैं। मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए ये 4 तत्व क्या होते हैं? बहुत जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एसेंशियल, अनिवार्य हैं। जो सल्फर होता है वो नॉन एसेंशियल होता है। सल्फर जो है वो है नॉन एसेंशियल, मतलब सल्फर अनिवार्य नहीं होता है। कुछ ही प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा बात इसके बाद बात आई हमारी बॉडी में क्या नाइट्रोजन और कहीं है? तो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का और कोई स्रोत नहीं है। हमारी बॉडी में अगर कोई नाइट्रोजन पहुंचती है तो वो किसके माध्यम से पहुंचती है? प्रोटीन के माध्यम से पहुंचती है। आपको एक चीज़ और बताते हैं, देखिए वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में तो ये नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है कितना? 78%। ये नाइट्रोजन वायुमंडल में आती कहाँ से है? इसके लिए बात आती है कि ये 78% इतना हाई वैल्यू है, ये आ कहाँ से रही है? तो आपको पता है कि हम लोग की बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और यह प्रोटीन जो होती है तो ये मरने के बाद यही प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रोजन में, और वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो हमारे इस एनवायरनमेंट में जो हमारे इस वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। ये आ कहाँ से रहा है? तो इसका स्रोत है जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उनके शरीर में जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिके होती हैं, यानी टूटती हैं, और वो फिर और उनमें जो नाइट्रोजन होती है वो फ्री होकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ये नाइट्रोजन फिर पौधे लेते हैं और इससे क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे शरीर में फिर आ जाती है पौधों के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पौधों का उपयोग क्या करते हैं? भोजन में यूज कर लेते हैं इनको। इस तरह हमने क्या देखा? वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है। अब बात ये आती है कि प्रोटीन्स में, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स के लिए नए पॉइंट। सम कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट प्रोटीन्स में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन में आने वाले पॉइंट्स। नंबर एक पॉइंट क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? पहले इसको देख लेते हैं। पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? नाम आया कोलेजन। कौन सी प्रोटीन? कोलेजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रोटीन के बारे में, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम्स और सभी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का मतलब होता है हिंदी में प्रतिरक्षी। ठीक है, तो सभी एंजाइम्स और सभी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो किसके बनी होती हैं? सभी एंजाइम्स और सभी एंटीबॉडीज जो हैं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोटीन कैसीन। कौन सी प्रोटीन? कैसीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। तो प्रोटीन पे में कुछ पॉइंट्स आ गए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, तो ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कोलेजन्स। सभी एंजाइम्स और सभी एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात आई प्रोटीन का, अगला पॉइंट जो है प्रोटीन पे, ठीक है। प्रोटीन पे चौथा पॉइंट है कि ये जो रेशम होता है ना, रेशम, ठीक है, रेशम क्या है, रेशम क्या है, प्रोटीन होती है, रेशम क्या है, प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रिन, क्या नाम है, फाइब्रिन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, रेशम प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रिन। चलिए अब आए पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो मानव की त्वचा, या मानव हो या जंतु हो, ठीक है, की त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन। मानव की त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन, ठीक है। और यही प्रोटीन जो होती है ना, यही केराटिन प्रोटीन जो होती है, यही केराटिन प्रोटीन, ठीक है, आपके बालों में, आपके नाखून में होती है, ठीक है। बात सुनिए, तो बालों में कौन सी प्रोटीन, नाखून में कौन सी प्रोटीन, तो मानव की त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन। यही प्रोटीन जो होती है, यही केराटिन आपके कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, बालों में। क्योंकि बालों का निर्माण और जो है, क्योंकि बालों का निर्माण और नाखून का निर्माण किससे होता है, त्वचा से होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने देखा, पांचवा पॉइंट क्या देखा, मानव और जंतु की त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यही केराटिन प्रोटीन कहाँ चली जाती है, हमारे बालों में और नाखून में। ये आपका पॉइंट नंबर कौन हो गया, 6, क्योंकि नेल्स का और हेयर्स का निर्माण जो होता है वो स्किन से होता है, और यही प्रोटीन स्किन से ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाती है, हमारे नेल्स में और हेयर्स में आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटीन्स में कि प्रोटीन्स बनी किसकी होती हैं, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण आखिर होता किससे है, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो एसिड से। किससे होता है, एमिनो एसिड। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमिनो एसिड से होता है। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, तो प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो एसिड्स की कुल संख्या कितनी होती है, ये भी देखते हैं। एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है, 20। एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो टोटल हमारी अर्थ में 20 ही एमिनो एसिड्स होते हैं, जिससे सारी प्रोटीन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इन 20 में इनके 2 भाग हो जाते हैं। इन एमिनो एसिड से कितने भाग हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं। नंबर 1 अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनिवार्य अमीनो अम्ल, अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या। तो टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20। टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20, जिसमें कि 20 जो होते हैं, सही है, टोटल 20, जिसमें कि अनिवार्य अमीनो अम्ल कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे जो हैं 10। कितने होते हैं, 10। अनिवार्य इन्हें क्यों कहा जाता है, मतलब एसेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें बना नहीं सकती, आपको भोजन से लेने पड़ेंगे, इसलिए टोटल अमीनो एसिड्स की संख्या होगी 20, और जिसमें अनिवार्य कितने होते हैं, 10, क्योंकि बॉडी इन्हें बनाती नहीं है, आपको फूड्स के द्वारा क्या होंगे, इनको लेने पड़ जाएंगे। बचे 10 जो अनिवार्य नहीं होते, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल, अनिवार्य नहीं होते हैं, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये कितने होते हैं, 10, ठीक है। तो टोटल अमीनो एसिड कितने हो गए, 20, जिसमें कि 10 आपके लिए क्या है, अनिवार्य, और 10 आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य का अर्थ तो पहले बता चुके हैं, और जो अनिवार्य नहीं है इनका मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर ये अमीनो एसिड भोजन से नहीं आते, कौन से, नॉन एसेंशियल, तो फिर आपको ये आपके बॉडी में इनकी कमी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी इन्हें क्या करेगी, सही है, बना ले जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सही है, एसेंशियल अमीनो एसिड आपको भोजन से ही
लेने पड़ेंगे, और जबकि नॉन एसेंशियल मतलब जो अनिवार्य नहीं है, ये इनको भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो भोजन में बॉडी नहीं बनाएगी, और अगर आपके भोजन में नहीं है तो बॉडी इन्हें क्या करेगी, बना लेती है। ठीक है, इस आधार पर हम लोग देखते हैं प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं। प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रोटीन्स के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार किस आधार पर देख रहे हैं? एमिनो एसिड्स के आधार पर देख रहे हैं। प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं। तो पहली प्रोटीन आती है प्रथम श्रेणी की प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी कहते हैं इनको हम लोग, और इनको हम लोग कहते हैं प्रथम श्रेणी की प्रोटीन। प्रथम श्रेणी की प्रोटीन, ठीक है। प्रथम श्रेणी की प्रोटीन यानी फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन्स वो होती हैं जिसमें 10 अनिवार्य अमीनो एसिड एक साथ पाए जाएं। मतलब क्या होते हैं? ये 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल, 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल जो होते हैं, ठीक है, 10 अनिवार्य अमीनो एसिड एक साथ होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जिसमें 10 अनिवार्य अमीनो एसिड एक साथ पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई मिसिंग हो जाए कि 7 हो, 8 हो, 2 ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। 10 के 10 एक साथ पाए जाएंगे, ऐसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसी प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, कहाँ से ये आपको प्राप्त होती हैं? तो ये प्रोटीन प्राप्त होती हैं नॉनवेज। कहाँ से प्राप्त होती हैं? नॉनवेज से। ठीक है, नॉनवेज मतलब मांसाहारी फूड से। ठीक है, अब बात आती है आपके पास आया सेकेंड क्लास प्रोटीन, द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन्स आती। कौन सी प्रोटीन आती हैं? द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन। द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन्स आती हैं, और द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन्स में हम लोग क्या कहते हैं? इसको सेकेंड क्लास प्रोटीन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। सेकेंड क्लास प्रोटीन की जब बात आती है तो सेकेंड क्लास प्रोटीन में, ठीक है, इसमें 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल जो होते हैं, 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल एक साथ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? ठीक है, सेकेंड क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जिसमें 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल एक साथ नहीं होंगे। संख्या 4 हो सकती है, संख्या 6 हो सकती है, अमीनो एसिड की 9 हो सकती है, लेकिन 10 एक साथ नहीं होते। ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड क्लास प्रोटीन्स को कहते हैं। और सेकेंड क्लास प्रोटीन्स के स्रोत होते हैं हमें, ये प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, ये प्रोटीन प्राप्त कहाँ से होती है? एग्जाम्पल, कहाँ से प्राप्त होती, ये प्रोटीन आपको कहाँ से प्राप्त होती है? इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो पौधों से। कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पौधों से जो प्रोटीन प्राप्त होती हैं वो सेकंड क्लास श्रेणी में आती हैं, और जंतुओं से जो प्रोटीन प्राप्त होती हैं वो फर्स्ट क्लास श्रेणी में आते हैं। अंतर समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स में 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल एक साथ पाए जाएंगे, और सेकेंड क्लास प्रोटीन में 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल एक साथ नहीं होंगे। इनमें से किसी में जो होगी कुछ ना कुछ क्या होंगे? कमी होंगे। किसी में 2 कम है, किसी में 4 कम है, इसलिए सेकेंड क्लास प्रोटीन। ये कहाँ से प्राप्त होती है? हमें प्लांट से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट से। चलिए आगे देखते हैं। अब आया, ठीक है, प्रोटीन की बात आई। अब बात आई कि सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है वो किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। क्या परसेंटेज होता है? तो 38 से 40%। क्या परसेंटेज होता है? 38 से 40% होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है ना वो सोयाबीन में होती है, और वैल्यू कितनी है? 38 to 40% वैल्यूज होती है। अब बात आई है हमारे, एक पॉइंट और रह गया
प्रोटीन पे, वो पॉइंट ये है कि प्रोटीन हमारे बॉडी की बिल्डिंग मटेरियल होती है। हमारे बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल मतलब हमारे शरीर की मरम्मत यानी रिपेयरिंग कौन करता है, तो हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है प्रोटीन। हमारे शरीर की वृद्धि किससे होती है, प्रोटीन से होती है। तो हमारी बॉडी में वृद्धि किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ किसके द्वारा होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्रोथ जो है वो प्रोटीन के द्वारा होती है। मतलब प्रोटीन जो होती है बॉडी की अच्छी ग्रोथ करती है। इसके बाद बात आती है हमारी बॉडी की रिपेयरिंग यानी मरम्मत कौन करता है, रिपेयरिंग, मरम्मत, क्षतिपूर्ति, ठीक है। क्षतिपूर्ति कौन करता है, प्रोटीन। किसके द्वारा होती है, तो प्रोटीन के द्वारा होती है, ठीक है। तो क्या देखा, बॉडी में ग्रोथ भी किससे होती है, प्रोटीन से, और बॉडी में क्षतिपूर्ति मतलब मरम्मत, रिपेयरिंग किससे होती है, प्रोटीन से होती है। इसलिए हम लोग ने आज प्रोटीन के बारे में देखा। अब बात आती है फैट के बारे में, बात आई फैट के बारे में। देखते हैं वसा, ठीक है, किसके बारे में देखने जा रहे हैं, फैट यानी कि जिसको वसा, ठीक है। इस फैट को आप जो है साइंस की भाषा में क्या कहते हो, लिपिड। क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, फैट साइंस की लैंग्वेज में ये क्या कहलाता है, लिपिड। फैट की जब बात आई तो फैट बना किससे होता है, यानी वसा जो होती ना वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो वसा का निर्माण होता है वसी अम्ल से। किससे होता है, वसी अम्ल से। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ रहे, एक मिनट, ठीक है। हेडिंग होगी आपके पास वसा यानी कि फैट। तो फैट का जो निर्माण होता है, वसा किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो वसा का जो निर्माण होता है वो होता है वसी अम्ल से, वसीय अम्ल, ठीक है। और वसा का निर्माण किससे होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। जब वसी अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाते हैं तो ये क्या कहलाती है, तो ये फैट कहलाती है। क्या कहलाती है, फैट। अब बात आई कि बात ये आई कि फैट के टाइप्स, वसा के प्रकार देखते हैं। वसा के प्रकार, वसा के प्रकार, ठीक है। तो वसा के प्रकार में वसाएं जो होती हैं ना वो दो प्रकार की होती हैं। वसा के प्रकार में वसाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहली बात आती है संतृप्त वसा। कैसी वसा, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा जिसको आप कहते हो सैचुरेटेड फैट, ठीक है। दूसरी वसा होती है असंतृप्त वसा। दूसरी वसा कैसी होती है, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। वसा कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो ये दो प्रकार की क्यों हैं, ये दो प्रकार की क्यों हैं ये देखना है हमें, ठीक है। तो ये दो प्रकार की इसलिए होती हैं कि वसी अम्ल के ऊपर निर्भर करता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, वसी अम्ल के ऊपर निर्भर करता है। अगर वसी अम्ल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो ऐसी वसा क्या कहलाती है, संतृप्त वसा कहलाती है। और अगर वसी अम्ल के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो फिर ऐसी वसा क्या कहलाती है, असंतृप्त वसा कहलाती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि वसा के प्रकार दो प्रकार के, पहली होती है संतृप्त वसा और दूसरी कैसी होती है, असंतृप्त वसा। तो ये संतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं और असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। अब बात यह है कि आखिर हमें किस प्रकार की फैट यूज़ करनी चाहिए भोजन में, तो भोजन में हमें कैसी वसा यूज़ करनी चाहिए, संतृप्त भोजन में किस प्रकार की वसा यूज करनी चाहिए, असंतृप्त वसा यूज करनी चाहिए। हमें भोजन में संतृप्त वसा नहीं खानी है, तो इसको क्या कर दें, हम क्रॉस कर दें, क्योंकि इसको हमें फूड में नहीं लेना है। हमें भोजन में लेना है असंतृप्त वसा। भोजन में कैसी वसा लेनी है, हमें असंतृप्त वसा लेनी है। असंतृप्त वसा के उदाहरण क्या होते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल क्या होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी फैट खा रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑयल। क्या एग्जाम्पल होता है, ऑयल यानी तेल। तेल मतलब
मतलब जो तेल आपको कहाँ से प्राप्त हो, प्लांट से प्राप्त हो। जैसे मस्टर्ड ऑयल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ये कैसी फैट है, असंतृप्त वसा का उदाहरण होता है। सही है। इस प्रकार हमने देखा कि भोजन में हमें असंतृप्त वसा खानी है, ना कि संतृप्त वसा। ये संतृप्त वसा कैसे तैयार होती है, तो संतृप्त वसा जो होती है ये एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। ठीक है, एक प्रोसेस ये भी है। दूसरा हम इसको बना भी सकते हैं, दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग संतृप्त वसा बनाते कैसे हैं, क्या देखना है कि हम लोग संतृप्त वसा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं तेल। तेल कैसी है वसा है, असंतृप्त। कैसी वसा है, असंतृप्त वसा है। तेल कैसी वसा है, असंतृप्त वसा है। ठीक है, और असंतृप्त वसा है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। और यह कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है वनस्पति घी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, घी में। ये वसा जो होगी, ये वसा जो है ना, ये आपकी कैसी वसा है, संतृप्त वसा। ये वसा कैसी वसा है, संतृप्त वसा। ठीक है, तो संतृप्त वसा क्या है, घी। जैसे कि हमारे यहाँ वनस्पति घी, बहुत सारे वनस्पति घी आते हैं। ठीक है, तो अब बात आई, इस तेल को घी में बदलने के लिए हम लोग किस कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, किस उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं, निकेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और तेल से घी बनाने में किस गैस का उपयोग करते हो, तो किस गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तेल को घी में बदलने की क्रिया को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तेल को घी में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। सही है। अब बात आई कि ठीक है, तो हमें भोजन में किस प्रकार की वसा नहीं खानी है, संतृप्त वसा नहीं खानी है। संतृप्त वसा का स्रोत भी देखा हमने क्या था। तो ये संतृप्त वसा एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। संतृप्त वसा को बनाने का एक तरीका ये भी था कि हम तेल से क्या बना लें, वनस्पति घी बना लें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये ऊर्जा का बहुत बढ़िया स्रोत है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट की जब बात आई तो कार्बोहाइड्रेट का पहले वर्गीकरण देखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स। पहला आया मोनोसैकेराइड, दूसरा आया डाइसैकेराइड, तीसरा आया पॉलीसैकेराइड, तीसरा क्या आया, पॉलीसैकेराइड। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड देखते हैं कौन कौन होते हैं। तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण होता है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड का दूसरा उदाहरण होता है फ्रुक्टोज। और मोनोसैकेराइड का तीसरा उदाहरण होता है गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स की जब बात आती है, मोनो का सेंस क्या होता है, मोनो का सेंस होता है कि ग्लूकोज किसी के जुड़ने से नहीं बनता, खुद एक सिंगल मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, इसी तरह फ्रक्टोज में भी ये सिंगल मॉलिक्यूल है। और गैलेक्टोज ये भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब ये किसी के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न नहीं होते, किसी के जुड़ने से नहीं बनते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट में जैसे कि जैसे कि कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट आता है ग्लूकोज का दूसरा क्या नाम होता है। ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है डेक्स्ट्रोज शुगर।
ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम लोग? डेक्सट्रोज शुगर कहते हैं, ठीक है। ये इसका ग्लूकोज का अदर नेम है। फिर बात आती है क्या फ्रक्टोज का भी नाम होता है? हाँ, फ्रक्टोज का अदर नेम होता है लेविलोज। कौन सी शुगर है? लेविलोज शुगर होती है। फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं? लेविलोज शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज और फ्रक्टोज को लेविलोज शुगर कहते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज शुगर क्यों कहते हैं और लेविलोज शुगर क्यों कहते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है जाके। अब बात आई सुक्रोज की, ठीक है। सुक्रोज में कुछ पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सुक्रोज में पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट सुक्रोज में आता है सबसे स्वीटेस्ट शुगर। सबसे स्वीटेस्ट शुगर, सबसे प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज। प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज। पहली बात होगी, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट हो गया कि सबसे मीठी शुगर नेचर में कौन पाई जाती है? तो नेचर में सबसे मीठी शुगर होती है फ्रक्टोज। सेकंड पॉइंट आता है ठीक है, सभी फलों में कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज। इसलिए इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं, ठीक है। फ्रूट शुगर किसको कहा जाता है? फ्रुक्टोज को, क्योंकि सभी फलों में पाई जाती है अनिवार्य रूप से। लेकिन इसका अमाउंट लेकिन इसका अमाउंट जो होता है अंगूर में क्या होता है? नहीं होता है, 0.1% होता है। अंगूर जो है, ग्रेप्स जो है, ये सोर्स होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, परसेंटेज है लेकिन वेरी ट्रेस, इसलिए इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। सभी फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रुक्टोज। फिर थर्ड पॉइंट आता है हनी बी। हनी बी मीन्स हनी बी से क्या प्राप्त होता है? शहद यानी हनी। तो शहद में कौन सी शुगर होती है सबसे ज्यादा मात्रा में? फ्रुक्टोज। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज। तो शहद में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज। तो शहद में तो शुगर जो है ना, वो दो क्या तीन शुगर होती है शहद में। सबसे पहला नंबर होता है फ्रुक्टोज का, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का होता है। उससे कम अमाउंट किसका होता है? ग्लूकोज का। और उससे भी कम अमाउंट होता है माल्टोज का। उससे भी कम अमाउंट किसका होता है? माल्टोज का, जो कि अभी आएगा आगे पढ़ने के लिए। कुल मिला के शहद में क्या देखा? शहद में 3 प्रकार की शुगर्स होती हैं। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में है, जिसमें ग्लूकोज उससे कम मात्रा में और माल्टोज उससे कम मात्रा में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे नेक्स्ट क्या, अब हमें सही है, अब हमें क्या पढ़ना है? डाइसैकराइड। हमें क्या पढ़ना है? डाइसैकराइड। तो अब हम लोग डाइसैकराइड की तरफ जा रहे हैं। डाइसैकराइड का उदाहरण होता है सुक्रोज। कौन सा उदाहरण? सुक्रोज। सुक्रोज डाई मीन्स ऑफ दो, मतलब सुक्रोज का निर्माण जो होता है 2 शुगर के मिलने से बनता है। ठीक है, मतलब सुक्रोज कैसे बनी? जब 2 शुगर आपस में जुड़ी तो बना सुक्रोज। वो 2 शुगर देखिए कौन सी थी? ठीक है, वो 2 शुगर थी ग्लूकोज, और अगली कौन सी थी? फ्रुक्टोज। ठीक है, जब ये दोनों शुगर कंबाइंड होती हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। और सुक्रोज किस प्रकार की शुगर होती है? तो सुक्रोज किस प्रकार की शुगर है? डाइसैकराइड शुगर है। ये पाई कहाँ जाती है? किस में पाई जाती है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है शुगर केन, गन्ने के रस में। ठीक है, शुगर केन गन्ने में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट डाइसैकराइड आती है हमारे पास। सुक्रोज के बाद आया लैक्टोज। लैक्टोज ये डाइसैकराइड्स है। लैक्टोज भी क्या है? हमारी डाइसैकराइड। लैक्टोज भी क्या है? डाइसैकराइड। ये बनती कैसे है? तो जब एक ग्लूकोज, ठीक है, और एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जब जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज शुगर ये मिल्क शुगर होती है। लैक्टोज कैसी शुगर होती है? मिल्क शुगर। कैसी शुगर है? मिल्क शुगर।
लैक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि सेम ये दूध में पाई जाती है। अब बात ये आती है कि लैक्टोज आखिर किसके दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो लैक्टोज का सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ह्यूमन मदर मिल्क में। ह्यूमन मदर मिल्क में मतलब क्या हुआ, इसका मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, इसका मैक्सिमम अमाउंट मतलब इसकी ज़्यादा मात्रा जो होती है, ठीक है, वो पाई जाती है ह्यूमन मदर मिल्क में। ठीक है, तो लैक्टोज की सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है ह्यूमन मदर मिल्क में होती है। ये मिल्क शुगर के नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट आया हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है, अगला डाइसैकराइड। ठीक है, अगला डाइसैकराइड। ठीक है, तो अगला डाइसैकराइड जो है वो होता है, अगला डाइसैकराइड होता है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज। माल्टोज कैसे बना होगा, तो माल्टोज का जो निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है, देखते हैं। तो माल्टोज कैसे बना, तो माल्टोज पहले तो ध्यान रखिएगा ये भी डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड्स में 3 शुगर आ गई, पहला सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, दूसरा लैक्टोज और तीसरा माल्टोज। कैसे बना होगा, जब 2 ग्लूकोज आपस में क्या हो गए होंगे, कंबाइंड। ठीक है, तब क्या बना, ठीक है, माल्टोज। माल्टोज पाई किस में जाती है, तो माल्टोज पाई जाती है अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज मतलब स्प्राउट ग्रेन, किसमें पाई जाती है, स्प्राउट, ठीक है, स्प्राउट ग्रेन्स में पाई जाती है, अंकुरित अनाजों में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा हम लोग ने डाइसैकराइड्स पढ़ लिए। डाइसैकराइड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा सुक्रोज कैसे बनी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से। गन्ने के रस की जो मिठास होती है सुक्रोज के कारण है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनती है। कैसे, ठीक है, मिल्क में पाई जाती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन मदर मिल्क में। और माल्टोज जो है ये अंकुरित अनाज में होती है, डाइसैकराइड ये भी है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज जुड़े तो बनी क्या हमारी माल्टोज। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है पॉज करके नोट कर लें इसको। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, ठीक है, देखिए हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने मोनोसैकराइड पढ़ लिया, ठीक है, हमने डाइसैकराइड पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी पॉलीसैकराइड। देखते पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स, पॉली का पहले तो सेंस समझिएगा। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली में कई यूनिट एक साथ जुड़ती हैं। अभी डाइसैकराइड में केवल 2 यूनिट जुड़ी थी, और अब पॉली में कितनी यूनिट जुड़ेंगी, ठीक है, मोर देन 10 से ज़्यादा यूनिट्स क्या होंगी आपस में जुड़ेंगी। 10 से ज़्यादा कितनी तो फिक्स नहीं होता कितनी जुड़ जाए। ठीक है, इसका पहला उदाहरण होता है स्टार्च। इसका पहला उदाहरण क्या है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है। कैसे बना, तो ये बनता है ग्लूकोज के जुड़ने से। किसके जुड़ने से बनता है, ग्लूकोज के जुड़ने से कौन बनता है, पॉलीसैकराइड। तो कितने ग्लूकोज जुड़ेंगे, तो फिर नंबर फिक्स नहीं है, 10 से ज़्यादा कितने भी जुड़ सकते हैं। तो ये कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। किस ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है ये, ठीक है, तो ये बनता है अल्फा ग्लूकोज के जुड़ने से। ठीक है, पहला काम। स्टार्च का क्या यूज है, तो स्टार्च का देखिए यूज क्या है, पौधे अपने भोजन को, पौधे प्लांट, ठीक है, पौधे अपने भोजन को ये स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टार्च के रूप में
क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। पौधे अपने भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, पहली बात। ठीक है, तो स्टार्च बना किससे है, ग्लूकोज से। कितने ग्लूकोज, तो बता दिया हमने, मोर देन 10, कितने भी हो सकते हैं। फिर बात आती है कि पौधे अपने भोजन को किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। अब ये बात आई तो जैसे कि आपके गेहूं में क्या होता है, स्टार्च, आपके चावल में क्या है, स्टार्च, और आलू में क्या है, स्टार्च, मक्के में क्या है, स्टार्च। ठीक है, तो मान के चलिए कि प्लांट अपने भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात आती है, ठीक है, सेकंड, अच्छा एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कहते हैं आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ठीक है, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, मतलब आयोडीन परीक्षण किसके लिए करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट जो होता है ये स्टार्च को पहचानने के लिए करते हैं। किसकी पहचान होती है, स्टार्च को। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टार्च कहाँ पर है, तो फिर आपको कौन सा टेस्ट यूज करना पड़ता है, आयोडीन टेस्ट। क्या टेस्ट है, ठीक है, स्टार्च में अगर आप आयोडीन डालोगे, स्टार्च में अगर आप आयोडीन डालोगे तो ये कैसा होता है स्टार्च, तो स्टार्च होता है रंगहीन। स्टार्च क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक बूंद आयोडीन डालोगे तो ये वायलेट कलर में आ जाएगा। कैसा रंग ले लेता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। ये होता है हमारा आयोडीन टेस्ट, और ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्टार्च के लिए। किसके लिए परफॉर्म करते हैं इसको हम लोग, स्टार्च के लिए परफॉर्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट आया हमारे पास अगला पॉलीसेकेराइड। अगला पॉलीसेकेराइड आता है हमारे पास सेल्यूलोज। अगला पॉलीसेकेराइड क्या आता है, सेल्यूलोज। सही है, तो अगले पॉलीसेकेराइड्स को देखते हैं हम लोग। सही है, अगला पॉलीसेकेराइड आता है हमारे पास सेल्यूलोज, जिसको नेक्स्ट पेज पे कवर करते हैं हम लोग। सही है, सेल्यूलोज की जब बात आती है तो सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, और सेल्यूलोज बनता किसका है, तो सेल्यूलोज बना होता है ग्लूकोज का। किससे बना होता है, ग्लूकोज का। लेकिन कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। जब बहुत सारे बीटा ग्लूकोज आपस में कंबाइंड होते हैं तब क्या बनता है, सेल्यूलोज बनता है। ठीक है, सेल्यूलोज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप हमारा जो है ना प्रीवियस लेक्चर, मतलब सबसे पहला लेक्चर जाके देखिएगा, वहाँ पर हमने सेल्यूलोज के बारे में कई सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, जिसको हम यहाँ पर केवल वर्बली बता देते हैं आप। वैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्लैक बोर्ड पर भी इसको एक्सप्लेन किया है। सेल्यूलोज में कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। दूसरा से पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनती है, सेल्यूलोज से। तीसरा, ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि ठीक है, पहला पॉइंट बताया कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, कागज होते हैं, वो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बनते हैं। तीसरा पॉइंट बताया कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। और चौथा पॉइंट हमने आपको बताया कि मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता, तो मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता, तो मनुष्य में सेल्यूलोज का कोई भी पाचन नहीं होता। ठीक है, अब फिर बात आई थी, अगला पॉइंट बताया था हमने इसमें पांचवा, रफेज। रफेज जिसको कहते थे रुक्षांश। रफेज, रफेज यानी कि रुक्षांश, ये किसके बने हुए रेशे होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए रेशों को क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। इस प्रकार से कुछ पॉइंट हमने आपको पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 1 पे। ठीक है, वो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद सेल्यूलोज तो कंप्लीट ही है। इसके बाद अगला, ठीक है, ये दूसरा
पॉलीसेकेराइड है। अब की बात आती है तीसरे पॉलीसेकेराइड्स की। तीसरा पॉलीसेकेराइड जो होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन तीसरा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये किससे बनता है बेटा? ये भी बनता है ग्लूकोज के जुड़ने से। किसके जुड़ने से बनता है? ग्लूकोज के। कितने ग्लूकोज? तो फिर मोर देन 10 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन बनाता है और कहाँ बनता है, ये देखते हैं। तो ग्लाइकोजन की जब बात आती है तो ग्लाइकोजन का निर्माण हमारे लीवर में होता है। हमारे लीवर में होता है, यानी जंतुओं के लीवर में होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। तो रक्त में शुगर रक्त में शुगर की मात्रा, ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए, यानी हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए? 80 से 100 मिलीग्राम। 80 से 100 मिलीग्राम ब्लड में शुगर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हो और कार्य नहीं करते हो तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए बॉडी में ग्लूकोज का लेवल पहुंच जाता है 180 मिलीग्राम। ठीक है, कितना बढ़ गया शुगर? 180 मिलीग्राम हो गया पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अब ग्लूकोज चूंकि ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसलिए ठीक है अब लीवर क्या करेगा? जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा, जितना ग्लूकोज हमारे रक्त में एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा है कितना? 80 मिलीग्राम। जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, ठीक है, ये जी का मतलब क्या है? इस जी का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, लीवर इनको क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा, और किसका निर्माण हो जाएगा? ग्लाइकोजन का। किसका निर्माण हो जाएगा? ग्लाइकोजन का। तो निष्कर्ष क्या निकला? ठीक है, निष्कर्ष ये निकला कि ग्लाइकोजन आखिर बॉडी में बनता कहाँ पर है? तो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में, जिसको आप क्या कहते हो? लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। ठीक है, ठीक है, लीवर कहाँ बनता है? ग्लाइकोजन कहाँ बनता है? ठीक है, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है, लीवर पे। ठीक है, कब बनता है? जब हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये स्टोर कहाँ पर होता है बॉडी में? ये स्टोर कहाँ पर होता है? ठीक है, तो बॉडी में ये स्टोर देखते हैं कहाँ पर होता है। बॉडी में ये स्टोर कहाँ पर होता है? स्टोरेज, मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसको स्टोर करने का? तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है लीवर में। ठीक है, और कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में। कहाँ स्टोर होता है? लीवर एंड मसल्स। तो ग्लाइकोजन का निर्माण जो होता है वो हमारी बॉडी के लीवर में होता है। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। क्यों स्टोर किया जा रहा है? ठीक है, तो इसको स्टोर करने का जो पर्पस है वो ये है कि जिस दिन हमें भोजन नहीं प्राप्त होगा तो उस दिन एनर्जी हमें किससे प्राप्त होगी? ग्लाइकोजन से। किससे प्राप्त होगी? ग्लाइकोजन से। तो ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में किस प्रभाती कार्य कर रहा है? रिजर्व। ठीक है, रिजर्व फ्यूल की तरह वर्क करता है। किस तरह कार्य करता है? रिजर्व फ्यूल की तरह कार्य करता है। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक ईंधन की तरह कार्य करता है, रिजर्व फ्यूल है। जब आपको भोजन नहीं प्राप्त होगा तो एनर्जी आपको कौन देगा? ग्लाइकोजन के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, अब तो हमने कार्बोहाइड्रेट के 3 क्या देख लिए? प्रकार देख लिए। मोनोसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या देखा हम लोग ने? ग्लाइकोजन। ठीक है, अब बात आती है हमारे फूड प्रोडक्ट में क्या क्या? हमारे फूड में प्रोटीन थी, पढ़ लिया, फैट था, पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट था, पढ़ लिया। अब क्या रह गए पढ़ने के लिए? मिनरल्स और विटामिन। क्या पढ़ने के लिए रह गए? मिनरल्स और विटामिन। तो चलते हैं मिनरल्स और विटामिन के पास। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन। चल, मिनरल्स की बात आती है, यानी खनिज। खनिज में कुछ महत्वपूर्ण खनिज होते हैं हमारी बॉडी में।
ठीक है, जो हमें भोजन से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना था, ठीक है, ये अकार्बनिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, अकार्बनिक। हमारे फूड प्रोडक्ट में अकार्बनिक कौन चीज होती है, तो मिनरल्स होते हैं। कौन होते हैं, मिनरल्स। खनिज की जब बात आती है तो जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण खनिज देख लेते हैं। पहला आता है सोडियम। सोडियम, ठीक है, पहला खनिज क्या आया, सोडियम। ये हमें नमक से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये नमक में बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है, सोडियम। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, सोडियम। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, सोडियम। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। आयरन, क्या नाम है इसका, आयरन। ठीक है, आयरन यानी लोहा, लौह तत्व। लौह तत्व ये हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, ग्रीन वेजिटेबल से। कहाँ से प्राप्त होता है, ग्रीन वेजिटेबल से। क्या यूज है हमारी बॉडी में, तो रक्त, हीमोग्लोबिन, किसका निर्माण, ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का निर्माण किसकी सहायता से होता है, आयरन की सहायता से। हीमोग्लोबिन किसकी सहायता से बनता है, आयरन की सहायता से बनता है। अब थर्ड मिनरल्स आता है, ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की जब बात आई तो कैल्शियम एक अच्छा मिनरल्स है जो हमारे बोन्स, किसके निर्माण में काम करता है, अस्थियों के निर्माण में। किसके निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, फिर यही कैल्शियम जो होता है, तो ये हमारी मसल्स, मसल्स की क्रियाशीलता, ठीक है, हमारे मसल्स की क्रियाशीलता के लिए क्या है, सही है, रिक्वायरमेंट होती है। फिर यही कैल्शियम हमारे ब्लड को क्या करता है, क्लॉट, ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉट करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, चलिए, और जो रेस्ट मिनरल्स रह गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे देख लेते हैं। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसकी लिंक जो है वीडियो के अंत में दी जाती है। और सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है, जिससे हम और अच्छे से अच्छा जो है आपके लिए वीडियो ला सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।